हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। जो इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में, जो सामान्य अध्ययन हम कर रहे थे, साधारण अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर हमारा जो अरोड़ा आईएएस का जो हमारे पास एक पीडीएफ है उसका जो अध्ययन कर रहे थे, उसके अंदर हम सेकेंड टॉपिक है जो हमारा सेकेंड लेसन है उसका अध्ययन आज जो साधारण तरीके से, और जो मेन हमारे पास जो भी टॉपिक आएंगे उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपको पूरी सीरीज इसके अंदर देखनी है तो आपको एक नोटबुक ले लेनी है और एक पेन ले लेना है, जिससे आप नोट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो पहली बात है वो आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे, कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको कुछ पीडीएफ के अंदर आपको सामने पढ़ने को मिल रहा है कि जब 1765 में बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तो बंगाल जो आता है वो 1765 के अंदर जो कौन सा युद्ध होता है, 1764 के अंदर जो बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद में बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। और उसके बाद में देखिए आया, तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई अनुभव हुआ। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं द्विवेद शासन के बारे में, बात कर रहा है कि देखो, जैसे ही हिंदुओं मतलब हिंदुओं के हाथ में था, या यूँ कह सकते हैं बंगाल था जो मुस्लिम था, जैसे भी था भारत के अंदर था, और बंगाल पे जैसे ही विजय प्राप्त की अंग्रेजों ने, तो विजय प्राप्त करने के बाद में उन्होंने हम जो सिस्टम था वहाँ का उसको समझने की कोशिश की, और उसी के आधार पर जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए फिर आगे क्या कर रहा है, जो आगे कह रहा है 1776 में, अतः 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से करवाया गया। ये मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें करवाए जा रहे हैं। इसके अंदर कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या नहीं है, ये इसके अंदर ऐसे नहीं है। तो कोई बिंदु जुड़ा हो सकता है, कुछ जुड़ा नहीं है। तो इसके अंदर ऊपर वाला जो टॉपिक है वो बंगाल से संबंधित है, बंगाल का, यानी कि जो हम कर रहे हैं द्विवेद शासन, उससे संबंधित पहला टॉपिक है, द्विवेद शासन से संबंधित। और दूसरा जो टॉपिक है वो है मनुस्मृति के अनुवाद से संबंधित। जो मनुस्मृति का अनुवाद हुआ है, वो मनुस्मृति का अनुवाद हुआ है ए कोड ऑफ जेन टू लॉज, ए कोड ऑफ जेन टू लॉज, ठीक है, इस नाम से 1776 के अंदर करवाया गया। उसके बाद में सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो देखिए, जो हमारा प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ। अब देखिए, जैसे ही हमारी बंगाल पर विजय प्राप्त हो गई, और जैसे ही हमारे पर, यानी कि कह रहे हैं भी स्थायी रूप से भारत में शासन स्थापित हो गया, तो 18वीं सदी तक चलता रहा। यानी कि ये जो रीति रिवाजों और धीरे धीरे, पहले तो ये भारत के अंदर जो भी सिस्टम था उसको समझने में लगे हुए थे, उसके बाद में हमारे पर मतलब पूरा कंट्रोल करेंगे। तो इसी प्रकार पहले ये समझने में लगे हुए थे। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। इसी परिणाम स्वरूप, इस टॉपिक की बात करने हैं, इसी परिणाम स्वरूप 1784 के अंदर, अब देखो ये देखो कोई संस्था खोलेगा जिससे हमें भी शिक्षा मिल सके, या ये खुद शिक्षित हो सके, ये इसी प्रकार से। तो 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था, यानी शोध संस्था का स्थापना हुई। तो ये देखिए इसके अंदर आ गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, वो की सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने, ये नाम याद रखना है आपको। और देखिए नामक सिविल सर्वेंट ने, यानी कि एक सिविल सर्वेंट थे उन्होंने की, जिन्होंने किस के लिए की, ये भी आगे बताया जाएगा। अभी आगे आगे सुनिए। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है इस टॉपिक के अंदर भी, 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक जो संस्था की स्थापना की, जिसने क्या किया कि प्राचीन जो हमारे ग्रंथ थे उनका अध्ययन करना शुरू किया और शोध करना शुरू किया। तो इसके अंदर हमें पता चलता है, ये 84 के अंदर स्थापना हो जाती है, और 89 के अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक ग्रंथ था, किसका था, कालिदास का था। तो उसका एक नाटक है ये, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ताकि ये भारतीय जो भारत पर जो छवि पड़ रही थी इसकी, उनके प्रभावों को उनको देखा गया। ठीक है, तो अगला हम टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है ये है, तो जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ देखो भगवत गीता का अंग्रेजी का अनुवाद इसी ने 1785 के अंदर किया। ठीक है,
अब इसके अंदर देखो इसका नाम आया जिसने अनुवाद किया है, तो अनुवाद किसने किया है? विल्किंस ने, विल्किंस ने अनुवाद किया है। उसके बाद में हम अगला करते हैं। तो 1804 में 1804 में 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। पहले कोलकाता में थी, वो थी 1784 के अंदर, अब 1804 के अंदर, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की बम्बई में स्थापना की गई। अब बाद में देखिए 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। आपको इस तरीके से याद रखना है भी लंदन में कब हो रही है, बम्बई में कब हो रही है और कोलकाता में कब हो रही है। उसके बाद हम अगले बात करते हैं। तो अगले के अंदर देखिए, नीचे चलते थोड़े, नीचे चलने के बाद बोलते अगला टॉपिक है इसी तरह तो अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगले के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इस टॉपिक के अंदर देखिए, इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने, यानी कि अब इसके अंदर क्रिश्चियन मिशनों क्या चीज़ है। देखिए क्रिश्चियन मिशन आपने देखा, रामकृष्ण मिशन आपने देखा है, तो उसके अंदर देखो वो अपनी जो बातें हैं, यानी अपने जो धर्म की बात करते हैं, यानी कि जो भी धर्म होता है वो धारण करने जैसी बातें होती है, तो उन्हें धर्म कहा जाता है। तो उनके अनुसार जो भी विचार थे उनको उन्होंने एक मिशन बनाया था। तो उसी प्रकार ईसाइयों ने जो मिशन बनाया था उसके धर्म प्रचारकों ने हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि धर्म परिवर्तन करे और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत बना जा सके। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं भी भूरे अंग्रेजों का निर्माण किया जा सके भारत के अंदर, तो इसके लिए ये कर रहे थे। अगला टॉपिक जो है, अगले की बात करते हैं। तो अगले के अंदर हमने देखते हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और न किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव था। हमें सिंपल पढ़ना है, कोई भी एक प्रकार से तनाव नहीं लेना है। उसके बाद में देखो दूसरा अगला जो टॉपिक है, इससे बहुत सारे निष्कर्ष अब निष्कर्ष की बात करेंगे। तो ये देखिए विंसेंट ओथर स्मिथ, अब इसकी बात इसको नाम देखिए, विंसेंट ओथर स्मिथ, इसका नाम हमें कई जगह और भी मिलेगा, V.A. स्मिथ भी मिलेगा। इसका नाम क्या मिलेगा? V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ भी मिलेगा। तो V.A. स्मिथ भी पढ़ने को मिलेगा। इसकी किताब है जो, इसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बुक आपको याद रखनी है, V.A. स्मिथ की बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया में प्रकाशित उन्होंने प्राचीन भारत का यह सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में प्रकाशित किया, 1904 के अंदर प्रकाशित किया। V.A. स्मिथ की किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1904 में प्रकाशित हुई। उसके बाद में हम अगले की बात करते हैं। अगले के अंदर देखिए, तो देखिए ये है टॉपिक, ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की, उसका जो उनके लक्ष्य थे भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित दिखाना था। अब याद रखिए, कोई विदेश से हम पे राज कर रहा है और हमारे जो भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन कर रहा है, तो उनका अध्ययन का जो मेन वो पर्पस था, यानी कि मेन उद्देश्य था, वो ये नहीं था कि वो अपने धर्म के अंदर कोई भी, जो हमारा हिंदू धर्म का जो भी, या हमारे जो देश के अंदर जो भी धर्म थे उनका जो भी साहित्य था या जो भी ज्ञान विज्ञान था उसको अपने धर्म में लेके जाना, इनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनका ये उद्देश्य था भी हमारे धर्म को, हमारे समाज को जाना जा सके और इससे किस तरीके से इनकी कमियों को ढूंढा जा सके और कमियों पर राज किया जा सके, तो इनका ये मतलब था। उसके बाद है हमारा आगे जो टॉपिक है, इसका टॉपिक थोड़ा सा नाम पढ़िए, राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। यानी कि हमारे जो भी भारत के अंदर राष्ट्रवादी थे उनका जो भी दृष्टि के अंदर क्या योगदान था, यानी कि मतलब जो भारत के तंत्र के बारे में, यानी कि अंग्रेजों के शासन के बारे में क्या सोचते थे, भारत के बारे में क्या सोचते थे, और उन्होंने क्या किया, कौन सी पुस्तक लिखी, कौन से मतलब भावना क्या जागृत की उन्होंने, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखिए, पहले जो इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है राजेंद्र लाल मित्र। इनका नाम आपको सुनने को बहुत मिलेगा, राजेंद्र लाल मित्र। इनका टाइम पीरियड देखिए 1822 से 1891 के बीच में है, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियन नामक पुस्तक लिखी। इंडो एरियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? राजेंद्र लाल मित्र ने। ये एक पुस्तक को याद रखना अपने को।
इंडो एरियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? राजेंद्र लाल मित्र ने। अब ठीक है, अगली बात करते हैं हम। तो महाराष्ट्र में राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, इन्हें आर जी भंडारकर भी कहते हैं, ठीक है। आर जी भंडारकर के नाम भी इनको मिला है, यानी कि आर जी भंडारकर भी इनको कहते हैं, तो शॉर्ट में नाम है वो। तो 1837 से 1925 के मध्य इनका जो टाइम पीरियड है। अब इन्होंने क्या किया वो अब आगे बताते हैं। विश्वनाथ काशी राजवाड़ी, इनका जो टाइम पीरियड आगे दिया है, दो समर्पित महापंडित निकले। जो महापंडित निकले सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों में को मतलब बंटवारा किया, यानी कि दो महावैज्ञानिक की तरह थे। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जो हमारा समाज था वो एक था पहले, तो इन्होंने अलग अलग करके लोगों को मतलब समझाने का प्रयास किया। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो अगला टॉपिक देखिए, आर जी भंडारकर नाम आ चुका है आपको ऊपर, देखिए राम कृष्ण गोपाल भंडारकर का नाम यहाँ पे आर जी भंडारकर आ चुका है। ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया, यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे से प्रस्तुत किया। तो देखिए आर जी भंडारकर कहाँ से है? महाराष्ट्र से। और हमें पता है भी महाराष्ट्र के नासिक के अंदर सातवाहनों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं भी नासिक के अंदर सातवाहनों के प्राप्त हुए हैं, तो महाराष्ट्र से ये है। तो नासिक में मतलब या यूँ कह सकते हैं सातवाहनों के बारे में इन्होंने बताया होगा कुछ, तो ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा देखिए यहाँ पे देखिए पांडुरंग पांडुरंग वामन काणी, पांडुरंग वामन काणी इसका नाम याद रखना है। और संस्कृत के प्रकांड पंडित हुए और समाज सुधारक हुए। नाम सिंपल याद रखना है इनका, बस सिंपल एक बार आपको याद रखना है नाम। उसके बाद में अगला जो है हेमचंद्र राय चौधरी, 1892 से 1957 के मध्य इनका हेमचंद्र राय चौधरी है। इनका नाम आपको याद रखना है। ये जो टॉपिक उठाएंगे ये मैं बता देता हूँ आपको, जो एनसीईआरटीज है उनसे उठाए गए हैं। हेमचंद्र राय चौधरी ने क्या किया, महाभारत काल से यानी कि अर्थात महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन इतिहास का निर्माण किया। तो देखिए हेमचंद्र राय चौधरी ने क्या किया, ये भारत से थे, तो इन्होंने महाभारत यानी कि महाभारत से लेकर के गुप्त साम्राज्य तक के इतिहास को सुव्यवस्थित तरीके से लिखा। सिंपल याद रखना है, अभी तक मैंने जो लिखा है वो आगे हम जो विस्तृत अध्ययन करेंगे उसके अंदर बात करेंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ है, ये साधारण है आपके लिए पहली बार अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो उसके बाद में हम अगले की बात करते हैं। तो इन्हें देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में वी.ए. स्मिथ, विंसेंट ओथर स्मिथ के योगदान को सराहते हुए राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विधान की कई बातों में आलोचना की। यानी कि देखिए वी.ए. स्मिथ की आलोचना है वो किसने की है, हमें देख हेमचंद्र राय चौधरी ने की है। तो थोड़ी बहुत इनकी बातें हैं जो कटु है, तो कटु की इन्होंने आलोचना की है। उसके बाद में हमारा देखिए, तो देखिए इसके अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत का समुचित ध्यान नहीं दिया। प्राचीन भारत के अंदर जो केंद्र भूमि थी हमारी, वो केंद्र भूमि थी वो उत्तर भारत ही थी, न कि दक्षिण भारतीय। अब देखिए जो अगला टॉपिक इसी के अंदर जो हमारा टॉपिक है, राजनीतिक इतिहास की ओर, राजनीतिक इतिहास की ओर, राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़, इसी के अंदर टॉपिक है। सिंपल हमें पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। उसके अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारा राजनीतिक इतिहास है उसके अंदर क्या मोड़ है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो इसके अंदर बात है, एक ही बात है इसके अंदर शायद, तो देखिए ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद, ब्रिटिश इतिहासकार और संस्कृतविद जो संस्कृत भाषा जानकार थे, ए एल बेशम, ए एल बेशम नाम है इनका। इनका देखिए टाइम पीरियड 1914 से 1986 के मध्य है। पुस्तक वंडर दैट वॉज इंडिया, वंडर दैट वॉज इंडिया 1951 में वह प्रकाशित होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति सभ्यता विभिन्न पक्षों को इन्होंने अच्छे से सर्वेक्षण किया, अच्छे से पढ़ा और अच्छे से रखा। देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बुक है ये, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ये प्राचीन बुक है। तो इनका नाम क्या है, वंडर दैट वॉज इंडिया, वंडर दैट वॉज इंडिया ये है। देखिए एल बेशम की बुक है,
और 1951 में प्रकाशित होती है, इतना याद रखना है बस। उसके बाद में हमारा जो अध्याय है वो समाप्त होता है। कल हम अगला अध्याय 3 नंबर करेंगे। सिंपल सिंपल पढ़ना है आपको, कोई भी लोड नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा साधारण एक PDF है और वो हम करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा शायद 10 दिन के अंदर ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम एक बार भूगोल का अध्ययन करेंगे, सिंपल सिंपल अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे डीप जाएंगे ताकि अच्छे से हमें मेंस के अंदर भी काम आ सके। तो उसके अंदर हमारा PDF जो होगा वो देखेंगे भी, हमारा PDF जो सारे का सम्मिश्रण है, यानी कि बर्नवाल वगैरह का जो हमारे पास PDF है, सम्मिश्रण करके उनका फिर PDF क्रिएट करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझाया जा सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अच्छे से लोग भी कर सकें इनको।